ही विकसित माध्यम से जब डॉक्टर न्यूटन ने पूछा कि तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारे पीछे बाईं ओर ही क्यों खड़ा है, इस पर माध्यम पहले हंसता है, फिर कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो, अधिकतर मानव शरीरों के सिर का दायां भाग बायां भाग जितना प्रबल नहीं होता। दायां भाग और बायां भाग दोनों समतुल्य नहीं होते। इस पर डॉक्टर न्यूटन का अगला सवाल था, क्या तुम मनुष्यों में बाएं और दाएं मस्तिष्क गोलार्धों के बीच असंतुलन की बात कर रहे हो? हाँ, मेरी समस्या है। और अनेक दूसरे व्यक्ति जो हाल ही में धरती से वापस आए हैं, हमारे बाएं भाग से ऊर्जा प्राप्ति में थोड़ा दोष है। ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। अब डॉक्टर न्यूटन ने कहा, और जैसे कि तुम सभा के समक्ष खड़े हो, क्या अभी तक तुम मानव शरीर के प्रभाव को अनुभव कर रहे हो? और क्या अभी तक उसके भौतिक प्रभाव तुम्हारे पास है? इस पर माध्यम ने कहा, हाँ, यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सभा की हमारी पहले बैठक के समय तक हम इन प्रभावों से निकल नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु को कुछ ही घंटे हुए हैं। पूर्णतः मुक्त होने से पहले भौतिक शरीर की सघनता से, इसके प्रतिरोधों से हमें मुक्ति पाने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा, वो किस लिए? इस पर माध्यम ने कहा, इसके बाद से हम टेलीपैथी के द्वारा अधिक प्रभावशाली रूप से संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं। अब डॉक्टर न्यूटन ने आगे उससे कहा, ठीक है, मगर मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बाईं ओर खड़ा जेरोम तुम्हारी कैसी सहायता करता है? अब जेरोम यहाँ पे माध्यम के मार्गदर्शक का नाम है। इस पर माध्यम का जवाब था, अधिकतर मनुष्यों में दाएं की तुलना में बायां भाग अधिक कठोर होता है। मेरा दायां भाग सभा द्वारा होने वाली ऊर्जा प्राप्ति में सहायता करता है। जेरोम उन विचारों को अवरुद्ध करके जो बाएं भाग से बाहर निकल सकते थे। तो क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम्हारा ऊर्जा चक्र एक छलनी के जैसा है? इस पर माध्यम हंसते हुए कहता है, कभी कभी बाएं भाग पर ऐसा ही लगता है। वे विचार जो बाहर निकल सकते थे, उनके लिए अवरोध का कार्य करके वह पृष्ठ फलक की तरह विचार तरंगे वापस मुझ में भेज देता है। इससे मुझे समझने में सहायता मिलती है। अब डॉक्टर न्यूटन का उससे अगला सवाल था, क्या तुम समझते हो कि वह अपने स्वयं के विचार इस प्रक्रिया में शामिल करता है? हाँ, निश्चित रूप से वो ऐसा करता है। वह इन सब में प्रवेश करके मेरे साथ रहना चाहता है। यानी इनका कहना है कि मनुष्य का दायां और बायां मस्तिष्क एक समान नहीं होते। कुछ लोग दाएं मस्तिष्क का उपयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनका दायां भाग अधिक एक्टिव होता है, और कुछ लोग बाएं मस्तिष्क का उपयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनमें मस्तिष्क का बायां भाग ज़्यादा कार्यरत होता है। अब अगर दोनों भागों में देखें तो बायां भाग ज़्यादा कठोर होता है। माध्यम के अकॉर्डिंग दायां भाग सभा द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसमें सहायक होता है, और जो ऊर्जा हम प्राप्त करें वो हमारे अंदर बनी रहे। बाएं भाग की लॉजिकल थिंकिंग से वो विचार बाहर न निकल जाएं। इसके लिए मार्गदर्शक पृष्ठ फलक की तरह कार्य करता है, ताकि उन विचारों को वो अवरोधित करके पुनः उन तरंगों को मस्तिष्क में भेज दे। इससे आत्माओं को समझने में सहायता मिलती है, और यही कारण है कि जिसकी वजह से हमारा मार्गदर्शक हमारी बाईं ओर खड़ा होता है। अब यहाँ पे मार्गदर्शक अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जबकि साइकोलॉजिस्ट, और उसमें भी वो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, वो पिछले जीवन के अवरोधों को हटाते हैं। वो अवरोध जो माध्यम के वर्तमान शरीर को अयोग्य बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर पिछले जीवन में मृत्यु के समय किसी आत्मा ने विकट तकलीफ झेली है, जो उसके वर्तमान जीवन पर भी शारीरिक या मानसिक रूप से असर डाल रही है, तो ये डॉक्टर्स रिग्रेशन के जरिए पुनर्जन्म के इन अवरोधों को हटाते हैं। यहाँ हटाया जा रहा है, वहाँ रोका जा रहा है। खैर, आत्मालोक में सभी विशेषज्ञ एक दूसरे को जानते हैं, और गुरुजन सभा के समक्ष जाने वाली सभी आत्माएं पहले ही अपने मार्गदर्शकों के साथ अनुकूलन सत्र के दौरान जानकारी प्राप्त कर चुकी होती है। जो भी हो, इस सभा की बैठक का उद्देश्य अपने समक्ष आने वाली आत्माओं को नीचा दिखाना या फिर उनके दोषों के लिए उन्हें दंड देना ऐसा नहीं होता।
बल्कि गुरुजनों का उद्देश्य आत्माओं की सहायता करना होता है ताकि आत्मा अपने अगले जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हमारे गुरुजन स्नेही होते हैं। हर आत्मा इन सभाओं के प्रति आदर रखती है। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया है कि गुरुजन सभा की तुलना में हमारे आत्मिक समूह के साथी ज़्यादा कटु होते हैं, लेकिन हास्यात्मक ढंग से। इस सभा में अपार धैर्य होता है, इतना ज़्यादा जितना हम स्वयं के लिए भी नहीं रख पाते। ये सभा ये देखना चाहती है कि क्या हम आत्मा अपनी ईमानदारी को देह धारण के दौरान भी मूल्यों, आदर्शों व कार्यों की शर्तों में बनाए रखते हैं या नहीं। क्या हम अपने मेज़बान शरीर में घुल मिल गए थे या उसमें से होकर अपनी आत्मिक चमक बिखेरी है हमने। हमारा व्यवहार सकारात्मक था या दूसरे लोगों पे प्रभाव जमाने की आवश्यकता से दूषित था। सभा ये कभी नहीं देखती कि हम अपने संपूर्ण जीवन के दौरान कितनी बार गिरे, बल्कि वो ये जानना चाहती है कि क्या हम जोश के साथ खुद को उठाकर कार्य को समाप्त कर पाए। यानी हम चाहे जितनी बार गिरे हों, पर गिरने के बाद खुद को समेट कर पूरी ताकत से क्या उस समस्या से जूझ पाए, उस काम को पूरा कर पाए। यही सच्चे अर्थों में हमारी आत्मिक शक्ति है। सभा का प्रारूप और संरचना, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी।